हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स9 कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की जो पोल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसका नाम शीत युद्ध का दौर है। इसका जो पार्ट फर्स्ट हमने बना दिया और पार्ट सेकंड भी हमने बना ही दिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके थर्ड पार्ट में। बेटा हम इस थर्ड पार्ट में ये चैप्टर को खत्म कर देंगे और मैं आशा करता हूँ ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई आपको डाउट नहीं होगा। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम आप लोगों को एमसीक्यू का क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो कि पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और इस बार तो ऐसे पूरा फर्स्ट टर्म आपका एमसीक्यू ही आने वाला है, ठीक है। तो एमसीक्यू भी करेंगे और पेपर की पूरी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आओ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर में पढ़ा था कि शीत युद्ध जो स्टार्ट हुआ था, ये शीत युद्ध जो स्टार्ट हुआ था वो किसके मध्य हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। और हमने ये तक पढ़ लिया था कि जो इसका गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ था, ये सब चीजें हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम इसके अंदर में पढ़ेंगे इस बार अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ये हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता को अपना करके भारत को क्या लाभ हुआ है। बहुत से क्वेश्चन बहुत से लोगों ने मतलब ये अब कहा गया है कि जो भारत ने जो गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया इसका बहुत लाभ हुआ है। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि भारत को गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपना करके क्या लाभ हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाया। सबसे सबसे पहला लाभ तो यही हुआ था कि भारत अंतरराष्ट्रीय फैसले इजीली ले पाया बिना किसी दबाव के। ना तो भारत जो भी निर्णय लेता था या जो भी फैसला लेता था उसको अमेरिका भी सहमति देता था और सोवियत संघ भी सहमति देता था। तो ये फायदा हुआ। और ऐसे में जिसमें भारत का लाभ होना ना कि किसी महाशक्ति का। ये जो गुट निरपेक्ष बना, जो गुट निरपेक्ष का आंदोलन भारत ने चलाया, इसका फायदा किसको हुआ, भारत जैसे देशों को हुआ, ना कि किसी महाशक्तिशाली को हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं कि गुट निरपेक्ष भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा। गुट निरपेक्ष आंदोलन से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्तिशाली उसके खिलाफ हो जाए तो दूसरी महाशक्तिशाली उसके तरफ मतलब उसके पास जा सकता था और भारत को लेकर के बेफिक्र होकर के वो दबाव ना तो कोई दबाव बना सकता था ना ही दबाव डाल सकता था। यानी कि देखिए ऐसा होता था कि भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति भारत के खिलाफ हो जाता तो वो दूसरी तरफ जा सकता था। ऐसे में कोई भी महाशक्तिशाली ना तो अमेरिका और ना ही सोवियत संघ भारत को लेकर के ना तो बेफिक्र रह सकता था और ना ही दबाव बना सकता था। यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी दोनों शक्तियों को यही डाउट होता है। कोई बेफिक्र हो ही नहीं रहा था कि भाई भारत हमारे में जुड़ रहा है या भारत दूसरों में जुड़ रहा है। कोई इस पर बेफिक्र नहीं, क्योंकि भारत की नीति ही कुछ ऐसी थी, ठीक है। तो ये भारत को लाभ हुआ था मतलब गुट निरपेक्ष को अपना करके। अब हम समझेंगे कि भारत की आलोचना क्या थी। जो भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना, यानी जो भारत ने इस जो गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया था ना, इसकी आलोचना क्या क्या हुई, पूरी दुनिया भर में इसकी आलोचना करने लगे कि भाई जो ये भारत है ये भारत ने अपने फायदे के लिए बनाया गया था, ये दूसरों का फायदा नहीं करवाती है, अपने फायदे के लिए इसने बनाया है। लेकिन मतलब आलोचना को यही करते रहते। लेकिन आपको देखो रियल पॉइंट क्या था। आलोचकों ने कहा गुट निरपेक्ष की नीति सिद्धांत विहीन है। यानी कि विहीन का मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। मतलब इनका मन करा जो नियम बनाने का वो नियम बना दिया और इनका मन करा नहीं बनाने का उन्होंने नहीं बनाया। यानी कि अर्थहीन है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है ना। और भारत इसकी आड़ में अंतरराष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। अब आप एक बात बताओ, क्या भारत सच में अंतरराष्ट्रीय फैसले लेने से बचता था? नहीं ना। भारत जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य विश्व शांति थी और वह अंतरराष्ट्रीय मामलों में उसे सराकार था। यानी कि वो अंतरराष्ट्रीय मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, भारत के व्यवहार में स्थिर नहीं। और क्या क्या आलोचना लगा कि भारत के व्यवहार जो है, भारत जो कहता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो अपने बातों पर अड़ा नहीं रहता। जैसा कि आप लोगों ने मतलब हमारे बेसिकली गांव में या शहरों में एक डायलॉग चलता है, जो अपने बात का नहीं है वो अपने आपका नहीं है। तो ऐसे ही पूरी दुनिया कहती थी भारत को कि ये अपनी बात का है ही नहीं, लेकिन हम लोग अपनी बात का है। देखो भारत में 1971 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में सोवियत संघ ने उसकी मदद की थी। आलोचकों ने क्या कहा था कि भारत में जो 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें सोवियत संघ ने उसकी मदद की थी और उन्होंने मदद ली थी। लेकिन
कुछ नहीं तो ये मान लिया उन्होंने, जो आलोचक थे, जो बुराइयां करते थे, उन्होंने क्या मान लिया कि भाई ये जो भारत है ना वो किसमें शामिल हो गया है, सोवियत संघ में शामिल हो गया, इसलिए उसकी मदद ले रहा है। लेकिन रियल सच्चाई क्या थी कि हम ना तो सोवियत संघ में शामिल हुए थे और ना ही हम किसी अमेरिका में शामिल हुए थे। हमारा सोवियत संघ बहुत अच्छा देश, जो दोस्त है हमारा, सच्चा दोस्त है सोवियत संघ, इसलिए वो हमारी हेल्प करता था। और उसने हमेशा से हमारी हर स्थिति में, चाहे हमारा युद्ध भारत के पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो या किसी अन्य कंट्री के साथ में विवाद हो, भारत हमेशा हर एक स्थिति में हमारा साथ दिया है। सोवियत संघ ने, सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बना कौन है, रूस। रूस हमारा हर एक स्थिति में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। अब अगला आ जाता है कि भाई जो गुट निरपेक्ष क्या है। गुट निरपेक्ष, वो दुनिया लोग कहते थे ये तो पृथकवाद है या तटस्थवाद है, लेकिन जो गुट निरपेक्ष है वो ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थवाद। अब देखो एक पृथकवाद क्या होता है, पहले पृथकवाद का मतलब समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि भारत ने इसको अपनाया था या नहीं अपनाया था। तो देखो पृथकवाद है, पृथकवाद का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। क्या सच में भारत ने, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, जो गुट निरपेक्ष संगठन जो भी था, क्या सच में संगठन ऐसा करता था? नहीं, गुट निरपेक्ष ऐसा नहीं करता था। गुट निरपेक्ष भाई साहब जो अमेरिका और सोवियत संघ का कोई भी मामला था उनमें ये हिस्सा नहीं लेते थे, ना उनको सपोर्ट करते थे। ये अंतरराष्ट्रीय मामलों से अपने आप को नहीं काटा था, ये काटा था सोवियत संघ और अमेरिका से अपने आप को काटा था। ये कहना बिल्कुल गलत है। देखो पृथकवाद का मतलब ही क्या होता है कि अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काटना। क्या हमने ऐसा किया था? नहीं किया था। अब देखो ऐसा किसने किया था? अमेरिका ने ऐसा किया था। कब से कब तक किया था? आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा एमसीक्यू में कि भारत ने अपने आप को पृथकवाद कब से कब तक रखा। तो 1789 से लेकर के 1914 तक, यानी 1789 टू 1940 तक इसने अपने आप को पृथकवाद रखा। मतलब इसके अंदर में इसने इन टाइम पीरियड में इन बीचों में अमेरिका ने ना ही किसी दुनिया से लड़ाई करा, ना ही किसी दुनिया से, मतलब इसने मतलब ही नहीं रखा किसी दुनियादारी से, ठीक है। भारत ने ऐसा नहीं किया था गुट निरपेक्ष को अपनाकर। अब मतलब भारत ने क्या किया था? गुट निरपेक्ष अपनाया था, लेकिन पृथकवाद की नीति को नहीं अपनाई थी। भारत आवश्यकता पड़ने पर मदद लेता था, किनकी? या तो सोवियत संघ की मदद लेता था या अमेरिका की। अमेरिका ने तो खैर भारत की मदद किया ही नहीं, ठीक है, बहुत ही कम किया। लेकिन क्या ऐसा, क्योंकि अमेरिका का जो नेता ना वो ऐसे बदलते रहते हैं, हर एक चीज पर बदलते रहते हैं। तो दूसरा, और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद किया भी, जैसे कोरिया का जब डिवाइडेशन हुआ था तब हमारे भारत ने और मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन ने जाकर के उनकी बातों को सुना और उनकी समस्या का समाधान किया शांति तरीके से, यानी विचारों से किया हमने, ना कि हथियारों से किया। समझ में आया? तो हमें जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद ली भी है और जरूरत पड़ने पर हमने दूसरों की मदद की भी है। तो क्या गुट निरपेक्ष पृथकवाद था? इससे हमें पता चलता है गुट निरपेक्ष पृथकवाद नहीं था। अब हम अगला समझते हैं कि तटस्थवाद। अभी तटस्थवाद क्या होता है? अभी बता दो मैं तटस्थवाद क्या होता है। देखिए जो तटस्थवाद है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल नहीं होना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद कर सके। यानी कि इसका मतलब यह है कि तटस्थवाद का मतलब होता है कि भाई इसको आप ऐसा समझ लो कि कोई 3 दोस्त है, कोई भी 3 दोस्त है, जैसे मान लो 1 2 और ये 3 दोस्त हैं। मान लो जो ये 1 है, ये 1 देश है, ये 2 का भी दोस्त है और 3 का भी दोस्त है, ठीक है। अगर कभी इन फ्यूचर में कभी मान के चलते हैं कि इन फ्यूचर में इन दोनों का युद्ध होता है, क्या होता है? युद्ध होता है। तो अब 2 नंबर भी बोलेगा 1 नंबर से कि भाई आप मेरी हेल्प करो, और ये भी बोलेगा कि आप मेरी भी हेल्प करो। तो ये क्या करता है? गुट निरपेक्ष मतलब तटस्थवाद का मतलब क्या है? भाई ये दोनों को मना कर देगा कि भाई मैं तुम दोनों को नहीं जानता और ना ही मैं तुम्हारी किसी प्रकार की हेल्प करूंगा। यानी कि ये युद्ध की स्थिति में अपने आप को पीछे हटा लेना। क्या भारत ने भी ऐसा किया था? नहीं किया था। भारत ने ऐसा, ना गुट निरपेक्ष आंदोलन ने ऐसा नहीं किया था। यह देश मतलब क्या था, जो तटस्थवाद था, यह देश
सही मतलब युद्ध को सही गलत का कोई पक्षपात भी नहीं रख पाते थे, समझ में आया? ये जो सही गलत का पक्षपात भी नहीं रख पाते थे। तो गुटनिरपेक्ष देशों ने तथा तटस्थवाद को बिल्कुल भी नहीं अपनाया, क्योंकि भारत बेटा हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इसको कभी अपनाया नहीं, क्योंकि जो भारत है और अन्य देश है ने हमेशा से महाशक्तियों को ये शत्रुता है, दोनों के बीच में जो युद्ध होते रहते थे, यानी कि जो भी मतलब होड़ होती थी, चाहे परमाणु की हो या हथियारों की हो, किसी भी प्रकार की जो होड़ होती थी, उसकी हमेशा शत्रुता यानी दुश्मनी को, एनिमी को कम करने का प्रयास करता था, मिनिमाइज करने का प्रयास करता था। ये कभी भी ये मतलब वो लड़ रहे होते थे, उनको उन्हीं के हाल पर नहीं छोड़ता था, ये जा करके उनकी शत्रुता को, उनकी दुश्मनी को कम करने का हमेशा से इसने क्या किया, प्रयास किया। समझ में आ गया ये टॉपिक? तो इससे हमें पता चलता है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था ये ना तो पृथकवाद था और ना ही तटस्थवाद था। अब हम आगे बढ़ते हैं, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब ये क्या थी, देखो अब इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था इसमें जो देश शामिल होते वो अधिकतर अल्प विकसित का इनको दर्जा मिला था, यानी कि जो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे वो कैसे थे, अल्प विकसित। अल्प विकसित का मतलब क्या होता है, यानी विकसित, ये मतलब विकास इनके यहाँ पर बहुत ही कम, ना के बराबर हुआ है। ठीक है, तो यह देश गरीब थे, यानी ये देश कैसे थे, गरीब थे, यानी ज्यादातर इन देशों में कौन से देश शामिल थे, जो देश गरीब थे। और इनके सामने में मुख्य चुनौती क्या थी भाई, अपनी जनता की गरीबी को निकालना, यानी कि जो इनके जनता थे, इनके जनता को किससे निकालना, गरीबी से मुक्त करवाना, इनकी जो मुख्य समस्या थी। तो इसके लिए आर्थिक विकास जरूरी था। इन देशों में आर्थिक विकास होगा तभी तो इनके देश में जो गरीब लोग हैं वो अमीर होंगे या मिडिल क्लास में पहुंचेंगे, समझ में? क्योंकि बिना विकास के कोई देश सही मायने में आजाद नहीं कहलाता, क्योंकि जब कोई देश गरीब होता है ना, तो जो थोड़ा शक्तिशाली देश होता है या अमीर देश होता है उस पर जाकर के क्या कर सकता है, कब्जा कर सकता है, यानी गुलाम का डर होता है, यानी कि दोबारा से गुलाम ना हो जाए, इसका डर हमेशा बना रहता है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई कोई जो देश, जिस देश की आर्थिक विकास नहीं हुआ है वो सही मायने में आजाद उसे नहीं माना जा सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो ऐसे में उपनिवेशिक भी हो सकते हैं, यानी कि गुलाम भी बन सकते थे, और समझ से, और इसके लिए ही मतलब क्या किया गया, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। यहीं से इसकी इस धारणा का जन्म हुआ, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का। अब हम बात करते हैं ये कब हुआ, ये 1972 में यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसका नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट। इसको हम यूएनसीटीएडी यानी अनट्रेड के नाम से भी जानते हैं, अनट्रेड के नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं, पेपर में आपके अनट्रेड भी दे सकता है, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, व्यापार और विकास में संबंधित सम्मेलन। ठीक है, इस नाम से एक रिपोर्ट जारी करा, और ये रिपोर्ट कब जारी करा, 1972 में। किसने जारी करा, यूएनओ ने। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर में क्या था। तो इस रिपोर्ट के अंदर में कुछ हाइलाइट्स थी जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली हाइलाइट्स क्या थी कि अल्प विकसित देश है, इनका प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार होगा, यानी कि कह रहा है जो इन देशों की जो प्राकृतिक संसाधन होगा उस पर किसका अधिकार होगा, उन्हीं देश का अधिकार होगा। यह देश अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल करने के तरीका खुद, मतलब ये देश चाहे तो अपने देश का संसाधन जैसा इनका मन करे, जो बनाने का मन करे वो बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा, यानी ये अपने देश के संसाधन अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था इस रिपोर्ट में। दूसरा क्या था कि जो अल्प विकसित देश है, अल्प विकसित देश की पहुंच हमें कहां तक रखना, पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, यानी कि जो पश्चिमी देश थे वो क्या थे, विकसित थे, और उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी थी, वहां पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट वगैरह मतलब सेल परचेस हुआ करता था। तो ये कहा गया है जो अल्प विकसित देश है ये जो माल बनाएंगे अपने देश में
अब ये केवल अपने ही देश में नहीं, अब पश्चिम के इन बाजारों में भी, इन बाजारों यानी इन देशों में भी आकर के क्या कर सकते हैं, अपना सामान को बेच सकेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी दूसरी हाईलाइट्स इसके अंदर। तीसरी क्या थी कि पश्चिमी देश में महंगाई या जरूरी टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी कम लागत पर होगी। यानी कि जैसे मान लो अगर जो अल्प विकसित देश है उनको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए या फिर कोई सामान चाहिए या फिर कोई बहुत से, जो वैसे भी पश्चिमी देश में हर एक चीज बहुत महंगा मिलता है, तो अब ऐसे में महंगा ये चीज खरीदेंगे तो प्रोडक्ट कैसे बना पाएंगे। तो यही कहा गया कि जो पश्चिमी देश है इनको अपने जो टेक्नोलॉजी है इनको कम लागत पर प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि कम लागत पर ये प्रोवाइड करवाएंगे तो इससे क्या होगा, ये लोग अपने देशों में माल बना सकेंगे और यहाँ पर आकर के पश्चिमी देशों में क्या कर सकते हैं, सेल एंड परचेज कर सकते हैं, ताकि इन देशों का भी विकास, आर्थिक विकास हो। ठीक है, और इसकी जो चौथी हाईलाइट थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अल्प, ये चौथी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अल्प विकसित देश की भूमिका अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। यानी कि पहले क्या थी, जो छोटे छोटे देश थे या बेकार देश थे, गरीब देश थे, अल्प विकसित देश थे, उनकी कोई भूमिका नहीं होती थी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में या किसी चीज में उसकी कोई भूमिका नहीं हुई, क्योंकि कोई भी लोग ऐसे प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते थे। लेकिन इस योजना के तहत, इस समिट के तहत ये कहा गया कि आप ज्यादा बड़ा, मतलब इनकी भूमिका हमारे अंतरराष्ट्रीय में बढ़ाया जाए, अंतरराष्ट्रीय जो भी संस्थाएं इनमें इनकी भूमिका बढ़ाया जाए ताकि इनको ज्ञान भी मिले। समझ में आया? अब हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि पेपर में बहुत नंबरों में पूछा, मतलब काफी बार पूछा जाता है, शस्त्र नियंत्रण संधि है। संधि वैसे बेसिकली इसे कहा जाता है। ठीक है, आप समझते हैं कि शस्त्र नियंत्रण संधि का मतलब क्या है। यानी कि जो भी हर देश अपना परमाणु हथियार बनाएगा तो ये चीजें करेंगे, ऐसे तो युद्ध होने की बहुत संभावना है। जब तृतीय विश्व युद्ध होगी तो पूरा देश संकट में आ सकता है, पूरा देश तबाह हो सकता है। बेटा, एक रिपोर्ट कहा गया है कि जो तीसरी विश्व युद्ध होने वाली है वो या तो पानी के ऊपर होगी या फिर उसके खाने को ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में युद्ध हो गया। यानी कि ये टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि बाढ़, सुनामी, जो ग्लेशियर है पूरा पिघल जाएगा। ठीक है, तो वो तो हमारा अलग टॉपिक है। अब आते हैं इस अपने मेन टॉपिक पर। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो संधि थी वो LTBT। क्या थी? LTBT। LTBT का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। यानी कि जो भी आप वो करते हो, टेस्ट करते हो, उसका उस पर क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। इसका हिंदी में फुल फॉर्म है सीमित परमाणु परीक्षण संधि। यानी जो भी आप परमाणु का परीक्षण करते हो वो बंद हो चुका है। यानी कि इसके अंदर में ये कहा गया है हवा, मतलब आकाश, पृथ्वी, जल या अंडर, कहीं पर भी, मतलब आप इन जगहों पर मतलब परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकते। यानी कि इसका मतलब टेस्ट आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये कहा गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? मतलब ये जो संध्या बना, ये कब बना? ये बना था 5 अगस्त 1963 में। यह समझ में आ गया LTBT। और अगला टॉपिक है हमारा सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट। तो ये सॉल्ट क्या है? सॉल्ट की जो फुल फॉर्म है ये है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशंस ट्रीटी। यानी कि इसकी हिंदी में क्या मतलब है? तो इसका हिंदी में मतलब है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। यानी कि भाई अगर कोई भी, अगर आपका मतलब किसी में तालमेल गलत हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आपको युद्ध से डायरेक्टली जाकर के अपने हथियार निकाल के युद्ध नहीं करना है भाई। इन चीजों की लिमिटेशन होगी कि युद्ध के अंदर आप इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो या इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, परमाणु का हथियार नहीं कर सकते हो, न्यूक्लियर का नहीं कर सकते। देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो बेसिकली शुरू हुई थी तब 26 मई 1972 को, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं इसकी स्थापना हो पाई। यानी कि ये कानून पूरी तरह से नहीं बन पाया, संधि नहीं बन पाया। ये पूरी तरह से कब बना था संधि? 18 जून 1972 को ये पूरी तरह से ये संधि बना था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला आ जाता है हमारा स्टार्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन टॉक्स। यानी कि अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। इसका मतलब क्या है?
देखिए इसका मतलब यह है कि सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, यानी कि जो भी आप हथियारों का इस्तेमाल भी अगर आप करते हो किसी युद्ध के अंदर में, तो वो बहुत ही कम ना के बराबर होना चाहिए। जो भी आप बड़े बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, या फिर जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके आप हथियारों का इस्तेमाल ही ना करो, वार्ता से काम चलाओ। किससे काम चलाओ? वार्ता से, समझा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 जुलाई 1991 में, लेकिन पूरी तरह से इसकी स्थापना नहीं हो पाई थी इस दिन, मतलब ये कानून पूरी तरह से नहीं बन पाया था। शुरुआत इससे हुई थी। बेसिकली अगर पेपर में पूछा जाएगा, ऐसे इनमें भी आपको डाउट होगा तो पेपर में पूछा जाएगा तो आप ये वाला लगाओगे, ये वाला, ठीक है। ऐसे अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि भाई स्टार्ट की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1994 के अंदर में, 3 साल बाद, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम समझते हैं एनपीटी क्या है। एनपीटी का मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं, इसके हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि। क्या है? परमाणु अप्रसार संधि। इसकी स्थापना क्या हुई है? मतलब परमाणु अप्रसार का मतलब क्या है? भाई अगर आपने परमाणु बना दिया तो आप अपने इस जो भी आपने फॉर्मूला से बनाया आपने परमाणु, इसका प्रचार प्रसार नहीं करोगे, यानी कि अगर जितना बना लिया उतना ही, अब उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप, ठीक है। ना ही किसी को आप फॉर्मूला बताओगे, ठीक है। अब समझते हैं कि इसकी स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना हुई है बेटा 1 जुलाई 1968 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1 जुलाई 1968 में, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है और हमारा ये चैप्टर भी पूरा खत्म हो गया। अगर आपको इस थर्ड पार्ट में कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप लाइक कर दें। अच्छा, लाइक ना भी करें तो वीडियो को देख करके मेरी कमियां बताएं, मैंने क्या गलत किया है, क्या गलत कमियां बताया, ताकि मैं उसको आगे इम्प्रूवमेंट करूं। कमेंट जरूर करें। आप अच्छा लगे तो आप बेशक लाइक मत करो, लेकिन कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। ये जरूर करें ताकि हम मोटिवेट हो, ताकि आगे हम उस कमी को दूर कर सके और जो अच्छी होगी हम उसे और इम्प्रूवमेंट कर सके, ठीक है। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक पढ़े लिखे और आबाद हो जाए। जय हिंद, जय भारत।